सबसे पहले आज की अहम खबर, मुर्दार सरकार का शाहकार। 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक्सपो सेंटर अस्पताल बेकार, 90 करोड़ रुपए का मंसूबा, लेकिन सिर्फ 4 मरीज जेर इलाज। हॉस्पिटल का योमिया किराया 39 लाख फी मरीज, 10 लाख रोजाना किराए की मद में खर्च हो रहे हैं। 3 माह में 55 करोड़ बतौर किराया हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा, लेकिन ताहाल 1 माह का बिल अदा नहीं हो सका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि बुज़दार सरकार का शाहकार, 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक्सपो सेंटर हॉस्पिटल बेकार। तब्दीली सरकार का शाहकार, 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक्सपो सेंटर अस्पताल बेकार साबित हुआ। एक्सपो सेंटर लाहौर 90 करोड़ रुपए का मंसूबा, मगर इस वक्त सिर्फ 4 मरीज जेर इलाज हैं। अस्पताल का यौमिया किराया 39 लाख फी मरीज है, 10 लाख रोजाना किराए की मद में खर्च हो रहे हैं। 3 माह के दौरान सिर्फ 540 मरीजों का इलाज हो सका। तिब्बी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस एक्सपो सेंटर अस्पताल में मरीजों ने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल जिला इंतजामिया के मवेशी मंडियां और इतवार बाजार के शामियाने लगाने वाले ठेकेदारों से बनवाया गया और ठेका देने में भी मुतअद्दिद बेकायदगियां हुई। कौमी खजाने की इस खतीर रकम से एक नया अस्पताल बन सकता था। एक्सपो सेंटर कोरोना अस्पताल के 3 माह में 55 करोड़ बतौर किराया हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है। बिल की अदायगी के लिए जिला इंतजामिया और महकमा सेहत को मरासला जारी किया गया, ताहाल 1 माह का बिल भी अदा न हो सका। अस्पताल के रेंट की मद में 45 करोड़ 39 लाख 91 हजार का बिल बना, जबकि 9 करोड़ 53 लाख 38 हजार टैक्सेस की मद में बिल में डाला गया। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के जिम्मे मजमूई तौर पर 54 करोड़ 93 लाख 29 हजार रुपए वाजिबुल अदा है। एक्सपो सेंटर इंतजामिया की जानिब से बारहा बिल भेजने के बावजूद 1 रुपया भी अदा नहीं किया जा सका। एक्सपो सेंटर इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बिल क्लियर न करने पर बिजली और गैस समेत दीगर बिलों की अदायगी नहीं की जा सकी। एक्सपो सेंटर इंतजामिया के पास बिलों की अदायगी के लिए कोई बजट मौजूद नहीं है। पैसे तो बहुत लग गए, मगर अभी मरीज 4 हैं और बहुत से पैसे देने भी हैं। मजीद बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा और उसके साथ साथ उज़्मा बुखारी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, इतने पैसों में तो नया हॉस्पिटल बन जाता है, अभी पैसे अदा करने हैं, लेकिन मरीज वहां सिर्फ 4 हैं। मुसर्रत साहिबा, क्या कहेंगी इस पर आप? बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है कि जो एक्सपो सेंटर की फैसिलिटी है, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब हमारे हेल्थ सिस्टम पे इतना बोझ बढ़ जाए कि वो खुदा न खास्ता नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाए, तो ये इस सिलसिला के लिए हमने इसको बनाया था फील्ड हॉस्पिटल के तौर पर। जैसा कि पूरी दुनिया ने जैसे कि चाइना ने भी, आपको पता है कि बनाया। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त हमारे पास इसको हम पहले क्वारंटाइन फैसिलिटीज के लिए भी यूटिलाइज कर रहे थे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए यूटिलाइज कर रहे थे, और साथ जो फ्लाइट्स के थ्रू हमारे जो पैसेंजर्स आते थे जो पॉजिटिव होते थे या जिनको क्वारंटाइन करना होता था उनको। लेकिन अब चूंकि ये अब इसकी जरूरत नहीं रही, लेकिन इसको हम किसी भी वक्त ऑक्सीजन लगा के ऑक्सीजनेटेड बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे, आपको पता है कि अभी इसका खतरा टला नहीं है, थोड़ा सा सिचुएशन इम्प्रूव हुई है कि अभी हमारे हॉस्पिटल इस चीज को फेस करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये नंबर अचानक से बढ़ जाए, और आपको पता है कि आगे बड़ी ईद भी आने वाली है। पिछली ईद की जब छोटी ईद थी, तो राइट आफ्टर ईद जिस तरह से हमारे हेल्थ सिस्टम पे बोझ बढ़ा था, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन अभी जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल है, उसमें तो नंबर कम हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के मरीजों की तादाद बहुत कम हो गई है और हम दुआ करते हैं कि खत्म ही हो जाए। उज़्मा बुखारी साहब, आप क्या कहेंगी? इतने पैसे लगा दिए हॉस्पिटल में, अभी इतना ज्यादा खर्च अदा करना है, डेली बेसिस पे लाखों रुपए का खर्च, तो अभी सूरत हाल कैसे देखती हैं इसकी? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत दिनों से जो है वो नहीं थी मीडिया पे भी और बात भी नहीं कर पा रही थी। उसकी रीज़न ये है कि मेरे वालिद साहब आईसीयू में हैं और वो भी कोविड पेशेंट हैं, और मैं जिस तकलीफ और जिस परेशानी से गुजर रही हूँ उसका अंदाजा शायद ये दफ्तरों में बैठने वाले लोग नहीं कर सकते। इनको आइडिया नहीं है कि जिन घरों में जो ये लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन और जो हैंडसम लॉकडाउन के कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं, और अभी भी मतलब मुझे अफसोस ये है कि इसके ऊपर भी आप नंबर टांगने से आप लोग बाज नहीं आते। आपके टेस्ट कितने हो रहे हैं? आप जफर मिर्जा साहब जो है वो बेचारे खुद भी पॉजिटिव हो गए, वो कह चुके हैं कि जी हमारी
की, और ये रिकॉर्ड में मौजूद है। पाकिस्तान अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी का 27% से 42% के करीब जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये टेस्ट आपने काहे के लिए रखे हुए हैं? ये टेस्टिंग किट्स क्यों हैं? अगर आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना, आपने चेक नहीं करना, आप घर बैठकर या दफ्तरों में बैठकर अगर ये सोचना चाहते हैं कि बस ही कोविड खत्म हो गया है और सब मामला ठीक हो गए, तो आई एम सॉरी, ये बहुत बड़ी एक खयानत होगी कौम के साथ भी, और ये आप जो है ये कौम के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। लोग आपको, अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, घरों में जो अमवात हो रही है उसमें इजाफा हो रहा है। लोग डरते मारे जो है, जो इन्होंने SOPs बनाए, कांटेक्ट नहीं किया, लोग जो है वो अपने टेस्ट कराने से डर रहे हैं। और अब तो जो है वो इतनी स्लो कर दी गई है, और प्राइवेट जो लेबोरेटरीज हैं वो भी कहा जा रहा है कि उनको भी टेस्टिंग के लिए मना किया जा रहा है। तो ये क्या है? आप करना क्या चाह रहे हैं हमारे साथ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपके वालिद तो शिफाए कुली अता फरमाए। और मुसर्रत जमशेद साहिबा ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं बहुत VIP किस्म की सहूलियात थी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आए रोज तो वहाँ मरीज एहतजाज करते हैं, तो फिर इतना खर्च किधर हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं जो सबसे पहले मैं भी अभी उस्मा ने जैसे कि बताया कि हम दुआ गए उनके वालिद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से तंदुरुस्ती दे, और तमाम वो लोग हमारे जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या जो सीरियस हैं उन तमाम को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम एक्सपो फैसिलिटी की बात करें, अगर एक्सपो फैसिलिटी जो है इसको हंगामी सिचुएशन को डील करने के लिए बनाया गया, और अगर हमने उस पर इतना खर्चा कर लिया हुआ है तो अभी भी कोरोना का खतरा, मैंने अर्ज किया, नहीं टला। आगे ये आने वाले 2 वीक बहुत अहम है कि लोग इसमें मवेशी मंडियों में कितने SOPs फॉलो करते हैं, मार्केट्स में कितने SOPs फॉलो करते हैं, और फिर ईद, और ईद भी बड़ी ईद, आपको पता है कि उसमें कुर्बानियां भी होनी है और उसमें SOPs की छोटी इससे भी ज्यादा अशद जरूरत है। तो एक फैसिलिटी जो हंगामी चीजों को, सिचुएशन को डील करने के लिए बनाई गई थी, उसको अभी फिल वक्त हम वाइंड अप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कोरोना का खतरा मौजूद है। जहां तक अभी उल्मा फरमा रही थी कि टेस्ट फैसिलिटी, तो मैं थोड़ा अर्ज करूं, पूरी दुनिया ने, आपको पता है कि अब तो ये आप जरा डॉक्टर की ओपिनियन भी ले लिया करें, ऑलमोस्ट ये डायग्नोस्टिक पे चला गया हुआ है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, टेस्ट फैसिलिटीज हमारी ये हमें रिपोर्ट करें, एविडेंस बेस बात करें कि किस लैब ने इनको बोला है कि गवर्नमेंट ने मना किया है कि हम तो सरकारी फैसिलिटी, आप जिसमें भी सिम्टम्स हैं जो टेस्ट कराना चाहते हैं, या जो आपको पता है कि अब शौकिया तौर पर गवर्नमेंट टेस्ट नहीं कर सकती कि मैं कहूँ मुझे ना कोई सिम्टम्स है, ना कोई लेना ना देना और हमारे टेस्ट किए जाए, ऐसे नहीं होगा। हमारी जो पर डे कैपेसिटी है इट्स ऑलमोस्ट अब तकरीबन 20,000 के लगभग हो चुकी हुई है, जो कि एक आध वीक के अंदर हम 25,000 पर डे की कैपेसिटी पे चले जाएंगे। टेस्ट उतने होते हैं जितने लोग, जो लोग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं या हमें कॉल करते हैं तो हम उनके घरों से भी सैंपल। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शौकिया तो कोई टेस्ट नहीं करवा रहा, उनके वालिद साहब भी तो हॉस्पिटल में हैं, जाहिर है किसी को सिम्टम होते हैं तो वही टेस्ट करवाता है, लेकिन उनकी बात भी बजाय। उस्मा साहिबा आप क्या कहेंगी? ये तो कह रहे हैं कि शौकिया टेस्ट है, हम नहीं कर सकते। जी, मैं सिर्फ इनको इतना कहूंगी कि अल्लाह से डरे, और खुदा ताला जो है ना वो यकीनन तमाम मामलात उसके हाथ में होते हैं, लेकिन जो हुक्मरान होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी उनको अदा करनी पड़ती है। मेरी गुजारिश ये है कि मैं जो कहना चाह रही हूँ, इन तमाम मामलात में लोगों का ट्रस्ट नहीं है इस हुकूमत के ऊपर। जो पहले हम कहते रहे, जो SOPs उन्होंने पहले बनाए, जैसे लोगों को ये दहशत गर्दों की तरह घरों से उठा के ले जाया करते थे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पता है 2-3 बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए, जिसमें एक बुजुर्ग साहब जो है उनको वो बांधा हुआ था और वो उनका इंतकाल हुआ, एक जो है बाथरूम में एक जो है वो साहब का इंतकाल हुआ। तो ये बातें, और फिर ये है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के अंदर अभी भी मौजूद है, और ये इंप्रेशन के टीके लगा देते हैं, वो मर जाते हैं, लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। मैं यही तो गुजारिश कर रही हूँ कि लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे। कोविड हर घर में मौजूद है और कोविड हर मोहल्ले में मौजूद है, लेकिन हुकूमत अगर अपनी आंखें बंद करके कागजों में खाना पूरी करना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है। जैसे मैंने कागजों में खाना पूरी नहीं करनी चाहिए, अमली इकदाम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहब आपका, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर है ओकाड़ा से, जहां 5 शादियां करने वाला शख्स चौथी बीवी के हाथों पिट गया। चौथी बीवी हुमैरा ने अपने खावंद को बीच बाजार धो डाला। शहरी ने 5वीं शादी 13 साला लड़की से की है। तफसीलात क्या है, समीउल्लाह हमारे साथ है। समीउल्लाह, क्या मामला है?
जी बिल्कुल, ये बहुत ही जो सूरत जो नजर आई है हमें यहाँ पे दिलचस्प सूरत भी बनी है। और इसमें हम नजर आ रहा है कि चौथी बीवी जो है वो अब एहतजाज करती हुई नजर आई है। विनर चौक का ये इलाका है और आपको बताते चलेंगे मोबाइल शॉप है मोहम्मद जमाल की, और वहाँ पे उसने इंकशाफ किया है कि इस शख्स ने 5 शादियां की हैं और इससे पहले ये तलाक भी दे चुका है पहली बीवियों को। लेकिन देखना ये यहाँ पे है कि चौथी बीवी के साथ जो 5वीं जब उसने शादी की तो उसे मसला बना। हालांकि उसे सोचना चाहिए था कि जब चौथी शादी उसके साथ की थी तब उसे इतना मसला नहीं बना। अब बीच बाजार में उसने जो अपने खामद को जलील किया और बहुत ज्यादा उसने धोया इस बात पे कि इसने जो है वो लड़कियों को ये बहुत ज्यादा इसी तरह इसकी आदत और रूटीन है कि ये शादियां करता है और उसके बाद छोड़ देता है। 5वीं शादी ये कर चुका और पहली बीवियों के तलाकनामे जो है वो भी उस खातून ने सामने बीच बाजार में पेश किए और लोगों को चीख कर और बताया। उसकी शॉप पे जाके वहां पे शदीद अवाम का हजूम जो है वो भी इकट्ठा था और उन्होंने सबके सामने उसे बदनाम किया और उसे बताया कि 5वीं शादी अब जो है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया समीर। कराची की लोड शेडिंग के खिलाफ एमक्यूएम ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए एमक्यूएम के अमीनुल हक ने कहा कि मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। शेम ऑन यू के इलेक्ट्रिक कि आपको फर्नेस ऑयल भी मिल रहा है, आपको सी गैस भी मिल रहा है और आपको 550 650 के बजाय 800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आपने कराची के अवाम का जीना हराम कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देयर समथिंग रॉन्ग इनसाइड। आप जिस कुर्सी पे बैठे, जिस मनसब पे बैठे, मैं समझता हूं इस हाउस के बड़े कंसेंसस है। पीटीआई के अरकान असेंबली आज कराची में धरना दिए बैठे हुए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देगी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। के इलेक्ट्रिक जनरेशन निजाम फेल, के इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन निजाम फेल, के इलेक्ट्रिक का सिस्टम अपग्रेड करने की बात कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरी अर्ज सिर्फ यह है कि आप एक कमेटी बनाएं जिसके अंदर कराची के नुमाइंदे मौजूद हों, एड करें। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है और इसी हवाले से लोड शेडिंग के खिलाफ एमक्यूएम ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए एमक्यूएम के अमीनुल हक ने कहा कि मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। अमीनुल हक साहब वफाकी वजीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का बताएगा। आज आपने कहा कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि किसके खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं आप, गवर्नमेंट के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ? देखिए, ना ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे हैं और ना पीटीआई के साथ। इसको तो कांसेप्ट के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान अपने वोटर, अपने सपोर्टर और कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम के साथ खड़ी है। और जब भी किसी जगह पर किसी भी हवाले से अगर कराची के अवाम के साथ, शहरी सिंध के साथ किसी जगह ज्यादती होती नजर आएगी तो एमक्यूएम हर वक्त उनके साथ मैदान में खड़ी रहेगी। अब क्या मसला क्या है कराची में गुज़श्ता 8 या 10 दिन हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक ने एक जिसे कहते हैं कराची को सिसक कर जी रही है। ठीक है, अब कराची के अवाम क्या चाहते हैं? कराची के अवाम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जो जिसे कहते हैं माफिया के अंदाज में काम कर रही है, जिसने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है और जो वफाकी हुकूमत जो नेपरा को कंट्रोल करना चाहती है उसकी बात तक नहीं सुनती है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ और हैदराबाद के हेस्को के खिलाफ एहतजाज करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि वफाकी हुकूमत को कि यस जो खराबियां के इलेक्ट्रिक में नजर आ रही हैं, और अभी से नहीं बल्कि गुज़श्ता 5 सालों से अगर आप देखेंगे, कभी ये मेरे और आपके घरों पे जाली बिल बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कभी जनरेशन के नाम पर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अपने इनका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम तबाह बर्बाद हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने हर तरह से मदद कर रही। किस तरीके से? पहले उन्हें 550 बल्कि 650 मेगावाट बिजली वापस से दी जाती थी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उसके बाद हमने कोशिश करके 800 मेगावाट की इलेक्ट्रिक को दिया जा रहा है। नंबर 2, उनको स्वी गैस से यानी कि साउदर्न स्वी गैस से उन्हें 140 MMCDF रोजाना की बुनियाद पे स्वी गैस फराहम किया जा रहा था, वो डबल करके 280 MMCDF कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है। एमक्यूएम क्या सवाल करती है कि जो पैसे आप कमा रहे हैं क्या उसको आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं जनरेशन अपग्रेड करने में, सिस्टम अपग्रेड करने में? इसका जवाब नफी में।
جب نفی میں ہے تو ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. ایم کیو ایم 2 مطالبات کر رہی ہے. نمبر 1 کہ ہر صورت میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ الیکٹرک کے معاملات کو دیکھے کہ ان میں کہاں کہاں خرابیاں ہیں اور کس انداز سے معافی کے سطح پہ کام کر رہے ہیں. نمبر 2 ٹھیک ہے امین الحق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم سے بھی اس حوالے سے ملاقات ہوئی جس میں آپ لوگوں نے اس حوالے سے بات کی کہ کراچی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، یا آپ نے احتجاج بھی کیا الیکٹرک کے حوالے سے کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے، اور اگر اتنی بجلی وفاق کی جانب سے سندھ کو مل رہی ہے اس کے باوجود وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی 100% ذمہ دار کے الیکٹرک کے مینجمنٹ. اور آپ نے میرا دوسرا مطالبہ نہیں سنا. این کے ایم پاکستان یہ مطالبہ کرتے کہ کے الیکٹرک کے مینجمنٹ کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ گزشتہ کئی 2007 سے یہ مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور دیر از نو اینی کمپٹیشن. تو دوسری الیکٹرک کمپنی کو بھی اس میں آنا چاہیے تاکہ کمپٹیشن ہو اور کراچی کے عوام کو بہتری ملے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ وزیر اعظم سے جو ہماری ملاقات ہونے کے بعد ایک جسے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ڈائریکٹ انسٹرکشن کے اوپر گورنر سندھ تمام ایم این ایس کو بلایا، چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے، جی ڈی اے کے تھے، ایم کیو ایم کے تھے، اور وفاق سے یہاں سے وفاقی وزیر صاحب تشریف رکھتے تھے. انہوں نے میٹنگ کی ہے، نیپرا بھی موجود تھا. لیکن ایم کیو ایم پاکستان انکلوڈنگ دا پی ٹی آئی ایم این اور گورنر صاحب نے بھی اس عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ کے الیکٹرک نے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہے وہ کے الیکٹرک کے آفس کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے، اور ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے گی تاکہ بتایا جائے کہ کے الیکٹرک جو مافیا کے شکل میں کام کر رہی، جس نے ریاست کے اندر ریاست بنایا ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیٹ کیا جائے، پروب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ غلطی کہاں پر ہے. ٹھیک ہے امین الحق صاحب، میں دوبارہ سے وہ سوال ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی اور اب آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا بھی دینا ہے. تو اگر پھر بھی معاملات طے نہ پائے اور اس طرح کی کمیٹی تشکیل نہ دی گئی یا گورنمنٹ کی جانب سے یا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح کا عمل نہ کیا گیا، تو پھر ایم کیو ایم کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ حکومت سے آپ علیحدہ ہو جائیں گے؟ دیکھیے آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل ہے لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے ایم کے ایم ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو جمہوری اصولوں کے مطابق اپنی جدوجہد کر رہی ہے. جمہوری عمل کا پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بیان دینا، پریس کانفرنس کرنا، پارلیمنٹ میں آواز بلند کرنا اور پھر دھرنا دینا. تو ایم کے ایم ان تمام عمل سے گزر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت کوئی نہ کوئی ایسا اقدام اٹھائے گی کہ کے الیکٹرک کی جو ہٹ درمی ہے اور کے الیکٹرک جو اربوں روپے کا بل، جعلی بل کراچی کے عوام کو بھیج رہی ہے اور اپنے جنریشن سسٹم میں تبدیلی نہیں لا رہی ہے، اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کر رہی ہے. امید ہے کہ اس کے بعد تبدیلی ضرور آئے گی. ٹھیک ہے امین الحق صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. کراچی کے علاقے کورنگی صنعتی ایریا تھانے کے لاک اپ سے 2 ملزمان کے فرار ہونے کا یہ معاملہ ہے. پولیس حکام نے ایس ایچ او سمیت دیگر عملے کو معطل کر دیا. عثمان اور نور حیات نامی ملزمان رات گئے 3 بجے تھانے سے فرار ہوئے. دونوں ملزمان چوری کے مقدمے میں گرفتار اور ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھے. دانیال سید بتائے گا کچھ پتہ چل سکا ہے اب ملزمان کہاں ہیں؟ جی دیکھیں بالکل ملزمان کا پتہ نہیں چل سکا ہے. چوری کے مقدمے میں یہ 2 ملزمان ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا. عثمان اور نور حیات جو رات کے 3 بجے لاک اپ سے فرار ہوئے ہیں اور ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ نے ان دونوں چوری کے مقدمے میں گرفتار ملزموں کے فرار ہونے. ٹھیک ہے دانیال، شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو دکھائیں گے چیئرمین این ڈی ایم اے میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. And which are related to the fatalities. So I believe that we are on a right path, and we are likely to have some good results in coming days, and that results will improve our situation as far as COVID is concerned. Now a few words about locusts. Let me tell you slightly comparison with what we had last year and what NDMA has done for this year. Last year we had 4 aircraft, we lost 1 in February. So we were left with 3 aircraft without pilots. And now we have pilots, and inshallah those 3 aircrafts of DPP will be with us in next month. We have 5 helicopters from Army, for which we had flown in from America the spares and its sitting kits. And all 5 aircrafts are available for
spraying on the. Let me also tell you that it was Hamid asked this question about the provinces, and let me commend them that FAO would agree with me that we were wide of locusts in Punjab from 7th to 14th of June, and all the locusts either had shifted from Pakistani Punjab to Indian Rajasthan, and it went. चेयरमैन एनडीए में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर झगड़ा हो गया। सोसाइटी के मुतासरीन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल दे दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निजी हाउसिंग सोसाइटी के हामी और मुखालिफिन लड़ पड़े थे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा अब क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो हामी लोग हैं वो भी वहाँ पर आ गए और एहतजाज को मुतासर करने की कोशिश की, और बाहर जो ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के मुतासरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल दे रखी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निजी हाउसिंग सोसाइटी की हामी और मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े और प्रेस क्लब के बाहर आज़ादाना डंडों का इस्तेमाल किया गया, पथराव भी किया गया, जिससे 3 अफराद जख्मी हुए। जो गाड़ियां वहां पर पार्क हुई थी उनके शीशे भी टूट गए। पुलिस की नफरी वहां पर पहुंच चुकी है और वहां पर पुलिस की नफरी मामले को देख रही है। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन और वबाई अमराज के हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल 40 रोज में मुकम्मल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को आइसोलेशन अस्पताल बारे ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से अपील की कि ईद कुर्बान सादगी से मनाएं। ईद उल फितर पर लापरवाही से तेजी से कोरोना वायरस फैला। आज मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की हमारी ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक ये वायरस से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में कोरोना अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर अस्पताल 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। 1 माह बाद इस तादाद को 110 तक बढ़ाया जाएगा। ये मुल्क में अपनी नौयत का पहला हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बैनुल-अक़वामी SOPs और गाइडलाइंस के मुताबिक कायम किया गया है। कोरोना मरीजों के लिए हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। हॉस्पिटल आइसोलेशन, STU और ICU बेड्स पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला का कहना है कि आवाम के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर एक सरकारी छुट्टी देने का फैसला किया है। हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टियां होंगी। इस तरह ईद पर मुलाजमीन को 3 छुट्टियां मिलेंगी। ईद पर मुलाजमीन को मिलेंगी 3 छुट्टियां। मज़ीद तफसीलात क्या है, अवैस कियानी हमारे साथ होंगे। अवैस बताएगा कितनी छुट्टियां होंगी। अवैस कियानी से बात करेंगे, दोबारा राब्ता करते हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर एक सरकारी छुट्टी देने का फैसला किया। हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टियां होंगी और इस तरह ईद पर मुलाजमीन को 3 छुट्टियां मिल सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली आए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली के नए ब्लॉक की तामीर पर पेशरफ्त के बारे में तबादले ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ कि प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। आपको अपडेट करे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली आए और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली के नए ब्लॉक की तामीर पर पेशरफ्त के बारे में तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर का मिलकर मुकाबला करेंगे।
قومی اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو کورم کی نشاندہی کے بعد پیپلز پارٹی کی شازیہ سومرو نے مراد سعید کو ہیڈ فون دے مارا. ہیڈ فون مراد سعید کو نہیں لگا. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں قومی اسمبلی میں کورم کی نشاندہی کے بعد پیپلز پارٹی کی شازیہ سومرو نے مراد سعید کو ہیڈ فون دے مارا. ہیڈ فون مراد سعید کو نہیں لگا. اس بلیٹن سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.